साथियों, नमस्कार। आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में, अपने क्षेत्र में कुशल मंगल होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कुशल हों, और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि इस महामारी में, जो कि ये मानव निर्मित लगती है, आप अपने परिवार का, अपने संबंधियों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बीमारी कभी धर्म, जाति और मजहब देख के नहीं आती। दोस्तों, इस देश का एक नागरिक होने के नाते मन में प्रश्न भी घूमता है, सवाल उठता है कि 138 करोड़ हिंदुस्तानी, जब मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उस फैसले को सर आंखों पर लेके देश के आवाम ने उसका पालन किया और बहुत शानदार तरीके से प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका पालन किया। परंतु मन में प्रश्न खड़ा होता है कि जनता तो उस चीज का पालन कर रही है। जनता के साथ साथ हमारी सरकार का भी कर्तव्य बनता है, और क्या हमारी सरकारें उस कर्तव्य पे सही और खरी उतरी हैं? अब जब बीमारी की शुरुआत हुई, अमीर लोगों को जहाज में भर के विदेश से लेके आया गया, और वो शायद फ्री लेके आए होंगे। अच्छी बात है, लाना चाहिए, सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। परंतु क्या गरीब का अधिकार नहीं है कि उसको उसके घर तक सरकार छोड़ के आए? उन लोगों से बसों में किराया वसूला गया, उनकी समुचित व्यवस्था नहीं की गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। क्या गरीब और अमीर के लिए इस देश का संविधान अलग है? कानून तो सबके लिए बराबर है। परंतु इससे भी आगे अगर हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से, नायक की तरह, जिस तरीके से लॉकडाउन का फैसला लिया, और वो अच्छा भी था क्योंकि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी थी। लेकिन इससे पहले अगर हम अतीत में थोड़ा जाते हैं, 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में मिला। उसी वक्त हमारी सरकारें अगर ये फैसला ले लेती तो मुझे लगता है कि भारत इस बीमारी से बहुत हद तक बच जाता, और ऐसा भी लगता है कि शायद हिंदुस्तान में एक भी कोरोना का पेशेंट ना होता, क्योंकि जो विदेश से लोग आए थे उनको वहीं एयरपोर्ट पे उनकी जांच पड़ताल करके उनको क्वारंटाइन किया जाता, आइसोलेट किया जाता। परंतु 30 जनवरी को जब हिंदुस्तान में पहला केस आता है, और 24 फरवरी को हम एक बहुत बड़ा शानदार भव्य आयोजन करते हैं अहमदाबाद के अंदर। ट्रंप आते हैं, उनकी बेटी इवांका आती है, 3,000 जो उनके अमेरिका के कर्मचारी थे, उनके सुरक्षा कर्मचारी थे, वो साथ में आते हैं। लाखों लोग अहमदाबाद के स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं, बहुत बड़ी भीड़। क्या उन्होंने हवन का धुआं छोड़ा होगा वहां? ये विचारणीय प्रश्न है। अगर कोई गरीब व्यक्ति 5-10 की संख्या में हो तो उसका तो गुनाह बन जाता इकट्ठा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा ओहदेदार लाखों लोगों को इकट्ठा करे, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता। फिर जैसे नोटबंदी हमारे देश में हुई थी, एकदम बिना सोचे समझे जो फैसले लिए जाते हैं, और एकदम लिए जाते हैं, लोगों को बिना उसकी तैयारी के फैसले लिए जाते हैं, वो परिणाम जनता को भुगतने पड़ते हैं। और नोटबंदी में जैसे हमने परिणाम भुगते, आज हम इसकी परिणामों का भुगतान ये जनता कर रही है। हम अगर जनवरी से स्टार्टिंग कर देते, 30 जनवरी से, लोगों को, मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की, उनकी समुचित व्यवस्था करने की, उसमें नहीं, हमने तो एकदम कड़ा फैसला ले लिया कि लॉकडाउन। अच्छी बात है, लॉकडाउन बिना गुजारा नहीं था हमारा, लेकिन उससे पहले इसके लिए तैयारी करनी बहुत जरूरी थी। फिर जिक्र आता है कि इसको, बीमारी को बढ़ाने में मरकज का योगदान है। निसंदेह मरकज का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
उन लोगों ने कह दिया कि मस्जिद से अच्छी जगह कोई मौत की हो नहीं सकती, और कौन जाएगा कौन रहेगा, इस तरह की जो वाहियात के लोग थे उनके वीडियो ऑडियो आए हैं। सभ्य शिक्षित मुसलमान भाइयों ने इसके खिलाफ अपनी बातें भी कही कि ये गलत है, बीमारी कभी जाति धर्म मजहब देख के नहीं आती, बीमारी बीमारी होती है। परंतु मरकज के इतने हजार लोग, जिसमें विदेशों से भी बहुत बड़ी भागीदारी थी, मरकज गुनाहगार है तो इसमें गुनाहगार उनको वीजा देने वाले लोग भी हैं, इसमें गुनाहगार सरकार भी है। 28 तारीख को मार्च को रात को हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौलाना साद से मिलते हैं। 29-30 तारीख को हल्ला मच जाता है। कोरोना चरम पे चला हुआ था उस टाइम पे, बहुत भयभीत कर रहा था भारत की आवाम को। परंतु आप जब मिलते हैं, जब कुछ नहीं कहते, अगले दिन आप बहुत बड़ा एक बवंडर खड़ा कर देते हैं। तो इसमें गुनाहगार वो लोग भी जिन्होंने इनको वीजा देके बुलाया था। आज हमारा आप लोगों से जुड़ने का, बात करने का मकसद ये है कि एक किसान होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने किसान से कहा कि आप मंडी में जब आए तो अन्न का दान दें। इस देश में यथासंभव जितनी सामर्थ्य है, आप हो मैं हूं, हम सभी ने यथासंभव अपना योगदान इस बीमारी के अंदर दिया, हर लोग दे रहे हैं। परंतु हमारी सरकार क्या कर रही है इसमें? अन्न किसान दे दे, 5-5 रुपए बच्चे जो है वो चंदा दे दें। 50 लाख छात्र हैं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए उनका बनता है। लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की बात कह रहा हूँ। फिर जब हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पद में भी और उम्र में भी हमारे लिए बहुत आदरणीय और सम्माननीय है, उनकी बात देखें तो उनको एक गाड़ी उनकी 1.25 करोड़ की चंडीगढ़ में रहती है, एक गाड़ी 1.25 करोड़ की दिल्ली में रहती है। आपको तो दिक्कत हो जाती है लग्जरी गाड़ी के बिना, और बच्चों से आप पैसे मांग रहे हैं। हद हो गई। सिकंदर से भी ज्यादा हवस पैसे की। फिर ये थोप दिया कि विपक्ष को पूछने का अधिकार नहीं है। किसी को आरटीआई के दायरे से मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का जो ये केयर फंड चलाए, वो उससे दायरे से बाहर रहेंगे। फिर किसान के ऊपर आप लोगों ने एक तरीके से जो परेशानी, आप लोगों ने परेशानी का सबब पैदा किया मंडियों में। अब किसान के उत्पादन पर भी आपने बंदिशें लगा दी। वो बंदिशें आपने लगा दी, एक तय कर दिया कि किस फसल की आप बिजाई करोगे। जो पंचायती जमीन थी, जो पट्टेदार थे, जो ठेके पे जमीन लेके काश्त करते हैं जो लोग किसान, उनको आपने कह दिया कि इसमें धान नहीं होगा, इसमें वो नहीं होगा। भाई आप कौन होते हैं तय करने वाले? मेरे गांव का फोल्डेड एरिया है और जो पंचायती जमीन है वो फोल्डेड है। आपने कह दिया कि जींद में तो वो धान की खेती पंचायती, जो सरकारी जमीन है पंचायती जमीन पे नहीं कर सकते। क्या कपास लगाओगे आप? तिलहन लगाओगे? हो ही नहीं सकती वहां पे। फिर आपने तय कर दिया कि 1 एकड़ में इतने मन गेहूं सरकार खरीदेगी। क्यों खरीदेगी? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। अगर एक किसान अपनी मेहनत से खून पसीना बहा के 60 और 70 मन गेहूं अगर पैदा करता है 1 एकड़ में, तो सरकार को तो खुश होना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि 40 मन हम खरीदेंगे। 20 मन गेहूं को कहां लेके जाएगा किसान? ये गंभीरता से विचार करने का प्रश्न है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां किसान होता है वहां भूख से कभी मौत नहीं होती। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में वो किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का किसान हो, जहां पे किसान होगा वहां भूख से मौत हो ही नहीं सकती। परंतु आज किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के लिए हैं, माफ करने के लिए, अपने बाप का माल समझ के। लेकिन किसान के लिए आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पोर्टल पे है सब कुछ, कि किसान के पास कितनी जमीन है और उसमें कितने बिजली के कनेक्शन हैं, कितने जो ट्यूबवेल हैं वो इंजन से चलते हैं, और किस क्षेत्र में 1 एकड़ में कितना डीजल खर्च होता है। मेरे मोटे मोटे आकलन में 150 से लेकर 200 लीटर तक प्रत्येक किसान 1 एकड़ पे डीजल की खपत करता है।
जिसमें 1 एकड़ पे हजारों रुपए का किसान की जेब पे डाका डाला जाता है। किसान आत्महत्या कर रहा है। जो भगोड़े माला जैसे बदमाश लोग हैं, जिन्होंने नीरव मोदी जैसे जो चोर और लुटेरे हैं इस देश के, चौकसी जैसे जो लुटेरे हैं, वो विदेश में बैठ के मौज मस्ती ले रहे हैं। और उनको बैठे बैठे, उनको विदेश में बैठे आप लोग उनके अभी ताज़ा ताज़ा 68,607 करोड़ रुपए माफ़ कर देते हैं। किसके हैं ये पैसे? ये सरकार के हैं क्या? ये आम जनता का पैसा है। ये टैक्स के रूप में जनता देती है। किसान का जब राइट ऑफ करने की बात आए तो देश की जीडीपी गिर जाती है, और जब चोर और बदमाशों को माफ़ी की बात आए तो जीडीपी का कुछ नहीं होता। हमारा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, इस पे कृपया आप गंभीरता से विचार करें। अब किसान को और किसानी को बर्बाद मत कीजिए। 68,607 करोड़ रुपए जो आपने अभी माफ किए हैं, उस पैसे से अगर आप किसान को सब्सिडी ना भी दें तो आप ये देखिए कितने वेंटिलेटर, कितनी दवाइयाँ, कितनी पीपी किट, कितने मास्क इस देश के लिए, इस देश के जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो काम कर रहे हैं, जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनके लिए कितना ये पैसा काम आ सकता था। लेकिन उनकी चिंता नहीं है, आपको चोरों के, लुटेरों की चिंता है। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, सरकार ये रास्ता गलत अख्तियार कर रही है। पूरी दुनिया में तेल कम हो रहा है, पूरे विश्व में। पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश वो तेल में इतनी राहत दे रहा अपने लोगों को, परंतु आप लोग टैक्स बढ़ा रहे हो। सिकंदर से ज्यादा हवस पैसे की। आपको कहाँ लेके जाना है? ये पैसा पब्लिक का है, पब्लिक के हित के लिए खर्च होना चाहिए। और आपसे ये हो नहीं रहा। आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप किसान को मत मारिए, मजदूरों को परेशान मत करिए। पीछे कल ही हमने देखा किसान की पराली का, किसान के गेहूं का धुआं आप लोगों को दिखाई जाता है। किसी उद्योगपति की जो पॉलीमर की फैक्ट्री थी, जिससे हजारों लोग इफेक्टेड हुए, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसा स्पष्ट लगता है कि किसान के साथ द्वेष की भावना से सरकार काम कर रही है। किसान को और किसानी को आप लोग बर्बाद करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ छोटे कामगारों को, जो मेहनतकश लोग हैं, उनके बारे में आप लोग नहीं सोच रहे। प्रथम दृष्टा पूरी दुनिया ये कह रही है चीख चीख के, ये कि चीन की बदमाशी हो सकती है इसमें, कोरोना वायरस में। फिर भी हम चीन से किट मंगवा रहे हैं, टेस्टिंग किट। वो फेल हो जाती हैं। महंगी किटें खरीदते हैं, वो फेल होती हैं। और किट की तो बात छोड़िए, आप लोग जब दिवाली आती है, दिवाली जैसे पावन और पवित्र त्योहार पे हम धड़ाधड़ 2-2 रुपए का गणेश और 3-3 रुपए की लक्ष्मी मेड इन चाइना खरीद रहे हैं। आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग हमारे जो गरीब कारीगर हैं, कुम्हार हैं, जो गरीब बिरादरी के लोग हैं, उनके हाथों को भी आप लोग काट रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग कृपया, ये प्रार्थना है हमारी सरकारों से कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ये मुल्क केवल तानाशाही फैसलों से नहीं चल पाएगा। ये मुल्क हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोगों को ध्यान में रख के चल पाएगा, उनके हितों को ध्यान में रख के चल पाएगा। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन संस्थाओं को भी नमन करता हूँ। अगर सरकार के भरोसे केवल हम होते तो लोग भूख से तड़फ के मर जाते। कोई राधा स्वामी सत्संग है, कहीं कोई मठ और मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जिन्होंने शानदार तरीके से काम किया, लोगों का पेट भरने का काम किया, वो लोग बधाई के पात्र हैं। किन प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत जाबाजी के साथ अपनी जान को दांव पे लगा के खाने के पैकेट लेके कॉलोनियों में जा रहे हैं। तो पुनः मेरी सरकार से मेरा अनुरोध है कि कम से कम आप, क्योंकि 85% अर्थव्यवस्था जो पशुपालन से और खेती से हमारी चलती है, मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। किसान के भले के लिए, किसान के हित के लिए आप थोड़ा सोचिए।
मुझे आशा है कि आप, अगर थोड़ा बहुत ज़मीर होगा तो आप ज़रूर सोचेंगे, ताकि किसान समृद्ध हो, हमारी खेती समृद्ध हो, पशुपालन समृद्ध हो, तो देश इस प्रतिकूल परिस्थिति से उबर पाएगा। धन्यवाद।